नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आज आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की सुनवाई के बाद अगर उन्होंने अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया तो उस फाइनल जजमेंट और ऑर्डर से अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड हुई है तो वो रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करती है। रिव्यू की एप्लीकेशन के अगर डिसमिस कर दी गई है, पार्टी ने रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिव्यू की एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी, तो क्या अब उस एग्रीव पार्टी को कोई रेमेडी अवेलेबल है या अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का जवाब रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा के केस में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी वहन करनी होगी। जितनी बड़ी आप पोजीशन को होल्ड करेंगे उतनी बड़ी आपकी जिम्मेवारी भी बनेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आर्टिकल्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 142 सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इंपावर्ड करती है। अगर कहें तो वो पावर देती है, लेकिन अगर समझें तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी भी कास्ट करती है कि आप इस देश की अपेक्स कोर्ट हैं, तो ये आपकी ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का इस्तेमाल किया और जो रेमेडी प्रोवाइड की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड की उन एग्रीव पार्टी को, उन एग्रीव पार्टीज को जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर से एग्रीव्ड हुए, रिव्यू फाइल की, रिव्यू डिसमिस कर दी गई, तो वो भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। अगर वो शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वो क्यूरेटिव पिटीशन की रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्यूरेटिव पिटीशन से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो सीधे सीधे केवल 142 हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो वहां आर्टिकल नंबर 137 और आर्टिकल 145 क्लॉज सी भी इस ओर इशारा करते हैं। अगर आप आर्टिकल 137 को देखिए तो आर्टिकल 137 ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिकॉल या रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आर्टिकल 145 क्लॉज सी इस संबंध में रूल्स बनाने के लिए कि आखिर किन शर्तों पे ये रिकॉल किए जाएंगे, ये जजमेंट ऑर्डर कब रिकॉल किए जाएंगे, क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी, इन बातों को निर्धारित करने की जिम्मेवारी, निर्धारित करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब वही आर्टिकल 142 जिसका जिक्र रूपा अशोक हुरा के केस में किया गया, यह सुप्रीम कोर्ट को इंपावर्ड करता है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ठीक है उसने मुकदमा सुन लिया, निपटा दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी उनको लगता है कि कहीं उनसे मिस्टेक हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस रूपा अशोक हुरा के केस में इस बात को कहा भी कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, किसी मुकदमे में जस्टिस हो इसके लिए हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं और ह्यूमन फैलिबिलिटी से हम भी कभी कभी हमसे भी भूल हो सकती है। तो अगर पिटीशन हमारे सामने आती है तो आर्टिकल 142 हमें एम्पावर्ड करता है, साथ ही एक ड्यूटी भी हमारे ऊपर कास्ट करता है कि अगर कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गई है तो उसे ठीक कर दिया जाए, उसे रिफॉर्म कर दिया जाए। इस पर सबसे पहले एक केस आती है ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक के केस में 7 जजेस की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट की और 5:2 का जजमेंट आता है। और 5:2 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करते हुए या आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है, उसको एक बार फिर से रीचेक कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस
वर्डिक्ट के ऊपर डाउट क्रिएट किए जाने लगे खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और केस आती है 1966 में नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बड़ी बेंच है, यहां 9 सदस्यीय खंडपीठ बैठी और 7:2 का जजमेंट आया, जिसने डाउट क्रिएट किया AR अंतुले वर्सेस RS नायक के दिए गए जजमेंट पर। यहां नरेश के केस में यह कहा गया कि अगर ऐसा कोई जुडिशियल ऑर्डर दे दिया गया है जो भले ही फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में क्यों ना हो, उसे रिकॉल नहीं किया जा सकता आर्टिकल 32 या 136 का इस्तेमाल करके। कुछ और प्रश्न पूछे गए, कुछ और प्रश्न उठाए गए। इन सारे प्रश्नों का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन का जो पावर होगा यह रेयरेस्ट मामलों में इस्तेमाल किया जाएगा। सामान्य मामलों में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, उसको हटाने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप क्यूरेटिव पिटीशन के पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इस केस में उन्होंने डिटरमाइन किया कि आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी क्यूरेटिव पिटीशन को दायर करने के लिए। तो बात उठती है कि आखिर कौन कौन सी शर्तें पिटिशनर पूरी करेगा। तो पिटिशनर जो एसेंशियलिटी है वो यहां पर 4 एसेंशियलिटी निकल के आती है कि अगर आप पिटिशनर हैं, अगर आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो इन 4 में से किसी एक शर्त को आपको पूरा करना होगा। नंबर 1, अगर आप उस मामले के पक्षकार नहीं हैं, अगर आप उस केस में पार्टी नहीं हैं और आप क्यूरेटिव पिटीशन दायर करना चाहते हैं, तो आपको यह सर्टिफाई करना होगा, आपको यह साबित करना होगा कि वो मामले में दिया गया जजमेंट, उस मामले में दिया गया जजमेंट या ऑर्डर किस तरह से आपके राइट्स को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। नंबर 2, अगर आप उस मामले में पक्षकार हैं तो फिर आपको यह दिखाना होगा कि आपको उस प्रोसीडिंग के बारे में नोटिस नहीं दी गई, बिना आपकी जानकारी के वो प्रोसीडिंग आगे चली है, या आप ये साबित करें, आप ये दिखाएं कि जजमेंट जो दिया गया है, जजमेंट में जो कंटेंशंस फाइनलाइज किए गए हैं, उनका आपके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रही, या आप ये बताने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट आया है इस मामले में, ये एक बायस्ड जजमेंट है। आप उसमें जो नेचुरल जस्टिस में जो बायसनेस के ग्राउंड है, उसमें से किसी ग्राउंड को अगर आप इशारा दिखा देते हैं कि वहां पर जो बायसनेस है वो पिक्यूनरी तरीके की बायसनेस है, सब्जेक्ट मैटर की बायसनेस है, पार्टी के साथ कोई रिलेशन है, अगर इन चीजों की ओर आप इशारा करते हैं, इन चीजों की ओर आप एविडेंस दिखाते हैं, अपने पिटीशन में उन चीजों को साबित कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और शर्त इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज की और कहा कि पिटिशनर को एक सीनियर एडवोकेट के जरिए, एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा एक सर्टिफिकेट देना होगा अपने पिटीशन के साथ कि हां, इस पिटीशन में जो एसेंशियलिटी है वो पूरी होती है। ऐसा एक सीनियर एडवोकेट से आप सर्टिफाई कराकर पिटीशन के साथ दायर करेंगे। अब बात उठेगी कि क्यूरेटिव पिटीशन आपने फाइल कर दिया, तो आखिर उस क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई कैसे होगी। तो इस केस में वो प्रोसेस भी डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर देंगे तो वो क्यूरेटिव पिटीशन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच के सामने रखा जाएगा। 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच के सामने रखा जाएगा और इन 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच में वो जज भी शामिल किए जाएंगे, एडिशनली वो जज भी शामिल किए जाएंगे जिन्होंने उस मामले में जजमेंट और ऑर्डर दिया है। अगर वो तब तक रिटायर नहीं हुए हैं, अगर वो हैं, तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय डबल जजेस बेंच ने डिसीजन और ऑर्डर दिया था,
3 सदस्यीय पहले से जिनके सामने ये मामला पेश होगा, और ये 2 लोग, मतलब ये 5 लोगों की टीम बनी। अब उस 5 सदस्यीय टीम के, अगर वो पहले का जो मुकदमा है वो 5 लोगों के द्वारा निपटाया गया है, तो ये 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो टीम बनेगी उसके सामने ये आपकी पिटीशन दायर पेश की जाएगी। अगर उस टीम के बहुमत का ये डिसीजन है, अगर 3 लोग ही बैठे हैं तो 3 में से 2 का जजमेंट है, 5 बैठे हैं तो 3 का जजमेंट है, 4 का जजमेंट है, अगर 9 लोग बैठे हैं तो 7 का जजमेंट है, 5 का जजमेंट है। 5 का ये मानना है कि हां, इस मामले में फिर से सुना जाना चाहिए, इस मामले को फिर से सुना जाना चाहिए, तो क्या उस मामले को वो सुनेंगे? आंसर है नहीं। अगर उस टीम के मेजॉरिटी का यह मानना है कि इस मामले को फिर से सुना जाना चाहिए, तो यह मामला फिर से उस बेंच के सामने भेजा जाएगा, उस बेंच के यहां लिस्ट किया जाएगा जिस बेंच ने अर्लियर जजमेंट और डिसीजन दिया था। अब वो बेंच उस मामले को फिर से सुनेगी और अपना क्यूरेटिव पिटीशन पे ऑर्डर इशू करेंगे। यहां 2 चीजें ध्यान देने लायक कि इस बेंच के पास, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की जो बेंच है, इनके पास ये कैपेसिटी और पावर भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर एडवोकेट को एमिकस क्यूरी के रूप में उस मामले में मदद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। एमिकस क्यूरी क्या है? एमिकस क्यूरी कहने का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का मित्र। किसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट को कुछ और इंक्वायरी की जरूरत है, कुछ और इनपुट्स की जरूरत है, तो ऐसे सीनियर एडवोकेट्स जो लॉ के फील्ड में वेटरन हो चुके हैं, उनकी मदद सुप्रीम कोर्ट ले लेता है और उन्हें एमिकस क्यूरी कहते हैं। तो एमिकस क्यूरी के रूप में किसी सीनियर एडवोकेट को उस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड फिक्स नहीं की गई है। तो इसका क्या मतलब है? आप 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद जब आप एकाएक नींद से जागेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लेके आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिटिशनर को रीजनेबल टाइम में आना होगा, रीजनेबल टाइम में पिटीशन फाइल करनी होगी। अब प्रश्न उठेगा कि आखिर रीजनेबल टाइम किसे कहते हैं? तो रीजनेबल टाइम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पर डिपेंड होगा कि आखिर अलग अलग मामलों में रीजनेबल टाइम भी अलग अलग होंगे। अब प्रोसीजर के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के पावर का इस्तेमाल कुछ और मामलों में किया है? तो जी हां, रूपा अशोक होरा के इस जजमेंट में जहां पूरी तरह से एस्टैब्लिश किया गया क्यूरेटिव पिटीशन का, इसका इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में। क्या हुआ था नवनीत कौर के मुकदमे में? नवनीत कौर के केस में एक व्यक्ति थे देवेंद्र पाल सिंह। देवेंद्र पाल सिंह ने कुछ ऑफेंस किए थे, जिस ऑफेंस करने के कारण इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। इस कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की और इस मर्सी पिटीशन को फाइल किए हुए 8 साल बीत गए थे। 8 साल में इनकी मर्सी पिटीशन फाइनलाइज न हो पाई थी, जिसके कारण इनकी वाइफ नवनीत कौर ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के यहां और कहा कि मेरे पति को जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है और जिसमें 8 साल बीत चुके हैं और अभी तक मर्सी पिटीशन पर कोई ऑर्डर नहीं आई है, अब उनकी सजा को कम्यूट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के पावर का इस्तेमाल करते हुए जो 8 साल का डिले हुआ और इस बीच में देवेंद्र पाल सिंह के अंदर कुछ ल्यूनेटिक होने के लक्षण पाए जाने लगे। ठीक भी है, अगर किसी व्यक्ति को आपने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया तो उसे आप फांसी पर 1 दिन के लिए 1 दिन चढ़ाएंगे, वो फांसी पे चढ़ेगा 1 दिन, लेकिन वो जितने दिन जिंदा रहेगा
उतने दिन हर एक पल वो उस फांसी की यातना को झेलता रहेगा। और अगर उसने मर्सी पिटीशन फाइल की है और 8 साल, 10 साल, 12 साल, अगर इतने सालों तक वो मर्सी पिटीशन यूं ही पड़ी रहे, तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट्स का भी मानना है, ह्यूमन राइट्स के जो प्रैक्टिशनर हैं इनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं उस एक्यूज के और उसके फैमिली मेंबर्स के ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्यूरेटिव पिटीशन के पावर का इस्तेमाल करके इनकी कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया। तो क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब, जब एक व्यक्ति के पास सारे दरवाजे बंद हो जाएं और वो खुद को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर से अपने को एग्रीव्ड समझ रहा है, तो उसे एक और आशा की किरण दिखाई है सर्वोच्च न्यायालय ने। केस का नाम है रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा और इस रेमेडी का नाम है क्यूरेटिव पिटीशन। उम्मीद करता हूं कि क्यूरेटिव पिटीशन को समझने में आपको मदद होगी। इसी तरह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा लॉ की दुनिया का एक और प्रश्न लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।